न्यूक्लियस। तो जैसे हमने पढ़ा कि 20th सेंचुरी की बिगनिंग में यह स्टैब्लिश हो गया कि एटम जैसी कोई चीज होती है और दुनिया में सब चीज एटम से बनी होती है। तो फिर लोगों ने एटम के अंदर क्या है, एटम के अंदर क्या है, यह जानने की कोशिश की। तो लोगों को यह पता चला धीरे धीरे कि एटम के अंदर न्यूक्लियस नाम की चीज होती है। तो फिर लोगों को यह क्यूरियोसिटी हुई कि न्यूक्लियस के अंदर क्या है, न्यूक्लियस के अंदर क्या फिजिक्स चल रही होती है। तो बहुत जल्दी साइंटिस्ट लोगों ने न्यूक्लियस के बारे में काफी इंफॉर्मेशन गैदर कर ली। बहुत एग्रेसिव रिसर्च हुई न्यूक्लियस पे। न्यूक्लियस पे जो रिसर्च हुई, न्यूक्लियस के बारे में जो पता किया गया, उसका मानव जाति पे बहुत बहुत गहरा असर पड़ा। अच्छा भी और बुरा भी। बुरा असर ऐसे कि न्यूक्लियस की फिजिक्स के हेल्प से लोगों ने एटम बॉम्ब बनाए, जिससे बहुत ज्यादा तबाही मचाई गई दुनिया में। लेकिन उसी फिजिक्स के हेल्प से न्यूक्लियर पावर प्लांट्स भी बनाए गए, जिसके हेल्प से आज दुनिया भर में जो एनर्जी क्राइसिस चल रहा है, एनर्जी की कमी चल रही है, उसको सॉल्व करने की कोशिश की जा रही है। तो इस चैप्टर में हम न्यूक्लियस के बारे में पढ़ेंगे कि इसके अंदर की दुनिया क्या होती है और वो किस फिजिक्स पे चलती है। इट विल बी इंटरेस्टिंग, बिलीव मी। कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ न्यूक्लियस, मतलब न्यूक्लियस के अंदर क्या है, उसके अंदर क्या है। तो जैसा हमें पता ही है कि न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन्स होते हैं और प्रोटॉन्स होते हैं। इन दोनों को कलेक्टिवली साथ में न्यूक्लियॉन्स बोला जाता है, न्यूक्लियॉन्स। फिर न्यूट्रॉन का जो मास होता है दैट इज गिवन बाय दिस। प्रोटॉन का जो मास होता है, एक प्रोटॉन का मास, दैट इज गिवन बाय दिस am। तो इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि न्यूट्रॉन का जो मास है वो प्रोटॉन के मास से ज्यादा होता है। ध्यान दें, न्यूट्रॉन का मास ज्यादा होता है थोड़ा सा प्रोटॉन के मास से। जनरली कई बार हम इनका मास सेम ले लेते हैं, बट ये एग्जैक्टली सेम नहीं है, एग्जैक्टली सेम नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंस होता है, जैसा आप देख सकते हैं। फिर ये जो न्यूट्रॉन्स हैं, उनकी डिस्कवरी पहली बार जेम्स कैडविक नाम के साइंटिस्ट ने की थी इन 1932। उन्होंने ये देखा कि बेरिलियम एलिमेंट पे जब हीलियम बम्बार्ड किया गया, हीलियम, तो उससे चार्जलेस पार्टिकल्स निकल रहे थे, कुछ छोटे छोटे पार्टिकल्स निकल रहे थे जिन पे कोई चार्ज नहीं था। तो उन्होंने इस पे बहुत रिसर्च की और फाइनली इन छोटे छोटे चार्जलेस पार्टिकल्स का नाम उन्होंने न्यूट्रॉन्स रख दिया। तो न्यूट्रॉन्स को खोज करने का क्रेडिट जेम्स कैडविक को जाता है और इस काम के लिए इनको नोबेल प्राइज मिला इन 1935। एटॉमिक नंबर, किसी न्यूक्लियस के लिए हम एटॉमिक नंबर डिफाइन करते हैं जिसको सिंबल Z से लिखा जाता है। एटॉमिक नंबर का मतलब होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, कि मतलब न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन्स हैं। अगर 5 प्रोटॉन है तो हम बोलेंगे एटॉमिक नंबर इज 5 और उसको Z से डिनोट करेंगे। वैसे ही हम मास नंबर डिफाइन करते हैं जिसको A से डिफाइन करते हैं, A सिंबल यूज करते हैं उसके लिए। दिस इज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स। तो अगर किसी एटम के अंदर 10 प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हैं टोटल, तो हम बोलेंगे उसका मास नंबर 10 है। जैसे हीलियम को इस तरीके से लिखते हैं, यहां नीचे जो है, नीचे वो Z है और ऊपर जो है वो A है। तो इसका मतलब है कि हीलियम का Z 2 है, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 2 है। हीलियम का A 4 है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 4 है। तो सिंपल डिनोशन है, आपको पता ही होगा। फिर और कुछ टर्म्स होते हैं, जैसे ये हाइड्रोजन है और ये ड्यूटोरियम है। तो अगर ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे उनमें प्रोटॉन्स सेम है और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफरेंट है। तो ऐसे एटम्स जो होते हैं, ऐसे न्यूक्लियस जो होते हैं, दो अलग न्यूक्लियस जिनमें प्रोटॉन्स का नंबर सेम हो लेकिन न्यूट्रॉन्स का डिफरेंट, उनको आइसोटोप्स बोला जाता है, आइसोटोप्स। फिर आप इसको देखें, हाइड्रोजन को और ये हीलियम को, इसको देखें, इनको देखेंगे तो आप पाएंगे कि इनमें प्रोटॉन्स का नंबर डिफरेंट है। देखो, प्रोटॉन्स का नंबर डिफरेंट है और न्यूट्रॉन्स का नंबर भी डिफरेंट है, लेकिन प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन का जो सम है, सम वो सेम है। आप देखें, यहां पर भी 3 लिखा हुआ है, यहां भी 3 लिखा।
तो ऐसे जो पेयर्स होते हैं इनको हम आइसोबार्स बोलते हैं। फिर आइसोटोन जैसी चीज होती है। आइसोटोन क्या होता है? जैसे आप देखिए ये मरकरी और ये गोल्ड, ठीक है, इसमें आप देखिए P डिफरेंट है 80 एंड 79, लेकिन आप पाएंगे कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम है। तो ऐसी चीजों को हम आइसोटोन्स बोलते हैं। जैसे आप देखिए दोनों में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम है, कैसे पता चलेगा? ये नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस प्रोटोन है, ये यहां पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस प्रोटोन है, यहां पे ये नंबर ऑफ प्रोटोन है और ये नंबर ऑफ प्रोटोन है। तो आप देखो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स यानी कैसे निकलेंगे इस केस में? दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो आप, तो 1 1 8 आ जाएगा। वैसे यहां पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे निकलेंगे? इन दोनों को आप सब्ट्रैक्ट कर दो तो 1 1 8 आ जाएगा। तो आप देखिए नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स सेम है लेकिन प्रोटोन अलग थे। न्यूट्रॉन सेम, प्रोटोन डिफरेंट, ऐसे चीजों को हम आइसोटोन्स बोलते हैं। एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रोटॉन्स जो होते हैं, प्रोटॉन्स अगर वो फ्री हो, फ्री होने का मतलब नॉट इनसाइड न्यूक्लियस, तो अगर प्रोटॉन्स फ्री हो तो भी वो एग्जिस्ट कर सकते हैं, वो स्टेबल होते हैं। लेकिन न्यूट्रॉन्स अगर फ्री हो तो वो अनस्टेबल होते हैं, अनस्टेबल, वो एग्जिस्ट नहीं कर सकते। वो न्यूट्रॉन्स जो होते हैं वो टूट जाते हैं इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग, वो टूट के, न्यूट्रॉन टूट के प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और एक और ये चीज बनाता है जिसको हम डिटेल में भी और इस चैप्टर में आगे देखेंगे। साइज ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस बहुत ही छोटा होता है, बहुत ही छोटा। मतलब एक एनालिसिस में आपको समझाऊं कि अगर एटम एक क्रिकेट ग्राउंड जितना बड़ा होता, एटम अगर क्रिकेट ग्राउंड जितना बड़ा होता तो न्यूक्लियस जो है उसमें एक शुगर ग्रेन की तरह होता, एक शुगर ग्रेन की तरह। तो आप सोचें कि एटम के कंपैरिजन में न्यूक्लियस कितना छोटा होता है, बहुत ही छोटा होता है, वेरी स्मॉल। अब न्यूक्लियस के बारे में सबसे पहले तो रदरफोर्ड गोल्डफॉयल एक्सपेरिमेंट में पता चला था। अपने गोल्डफॉयल एक्सपेरिमेंट से रदरफोर्ड ने यह गेस किया था कि एटम के सेंटर पे एक बहुत छोटा सा पार्टिकल होता है, एक बहुत छोटी सी चीज होती है जिसको उसने न्यूक्लियस का नाम दिया था। तो अब पॉइंट यह था कि इस न्यूक्लियस की कितनी साइज होती है एग्जैक्टली। तो रदरफोर्ड ने अपने एक्सपेरिमेंट के डेटा से इस न्यूक्लियस की साइज को गेस किया था, हालांकि वो उतना एक्यूरेट नहीं था। बाद में साइंटिस्ट लोगों ने और एक्सपेरिमेंट्स किए जिससे न्यूक्लियस का एक्यूरेट साइज पता चला। तो साइंटिस्ट लोगों ने डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स पे फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स बम्बार्ड किए और इस एक्सपेरिमेंट से जो डेटा आया उसके हेल्प से न्यूक्लियस की साइज पता चल सकी। तो पता चला कि जो रेडियस होता है न्यूक्लियस का, न्यूक्लियस का रेडियस वो इतना होता है। वे R0 इज अ कांस्टेंट जिसकी वैल्यू है 1.2 फेम्टोमीटर और ये A जो है, A है इट इज मास नंबर, मतलब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस प्रोटॉन्स। अब देखिए दिस इक्वेशन लुक्स सेंसफुल क्योंकि ये इक्वेशन ये बता रही है कि अगर ज्यादा न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स होंगे तो ये मास नंबर ज्यादा होगा और मास नंबर ज्यादा हो तो रेडियस ज्यादा होगा। सही है ये बात तो, क्योंकि जितने ज्यादा न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स होंगे न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियस उतना ही बड़ा होगा तो उसका रेडियस भी ज्यादा होगा। सही है। तो अगर हम यहां से डेंसिटी निकालें न्यूक्लियस की तो दैट विल बी मास अपॉन वॉल्यूम। मास तो मास नंबर होगा, वॉल्यूम 4/3 पाई r क्यूब। r के जगह पे इस इक्वेशन का हेल्प से हम ये क्वांटिटी रख देंगे, ठीक है। आप देखें a से a कैंसिल हो जाएगा तो ये सारी चीजें जो बची वो तो कांस्टेंट्स हैं। अब देखो 4/3 पाई r0 ये सब कांस्टेंट है, तो उनकी अगर हम वैल्यू पुट करते हैं तो डेंसिटी इतनी आ जाती है। तो इसमें दो चीजें ध्यान रखने वाली है या नोटिस करने वाली है कि जो डेंसिटी है वो कांस्टेंट आ रहा है, इंडिपेंडेंट ऑफ a। मतलब देखो a यहीं पे कट गया था, मतलब डेंसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ a। मतलब किसी भी एलिमेंट का न्यूक्लियस लो, सबके लिए a अलग अलग होगा बट फिर भी डेंसिटी क्या होगी? सेम होगी डेंसिटी। डेंसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ a, सेम फॉर ऑल एलिमेंट्स। नेक्स्ट पॉइंट इज कि डेंसिटी इज वेरी हाई। वो तो आप देखो बहुत ज्यादा है डेंसिटी, 10⁻17 बहुत ही ज्यादा होती है डेंसिटी। न्यूक्लियर फोर्स देखें, एक न्यूक्लियस के अंदर बहुत सारे पॉजिटिव प्रोटॉन्स और न्यूट्रल न्यूट्रॉन्स होते हैं,
ठीक है। अब ये जो प्रोटॉन्स फैले हुए अंदर, वो सब एक दूसरे को रिपेल कर रहे होंगे। क्यों रिपेल कर रहे होंगे? क्योंकि सब पॉजिटिवली चार्ज्ड है। तो अंदर जो प्रोटॉन्स है वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, रिपेल ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो अगर सारे प्रोटॉन्स एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं तो फिर उनको तो दूर चला जाना चाहिए और ये न्यूक्लियस टूट जाना चाहिए, लेकिन ऐसा तो होता नहीं है। ये न्यूक्लियॉन्स जो हैं, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स सब साथ में बाउंड रहते हैं न्यूक्लियस के अंदर। ऐसा कैसे होता है? फिर उसके लिए ये न्यूक्लियर फोर्स रिस्पॉन्सिबल होता है। तो हम देखेंगे न्यूक्लियर फोर्स क्या है। ये ग्राफ देखें आप, ये किस चीज का ग्राफ है? सपोज करो हमारे पास दो न्यूक्लियॉन्स हैं और उनके बीच का डिस्टेंस कुछ r है, ठीक है। तो जब दो न्यूक्लियॉन्स होते हैं हमारे पास पास तो उनके बीच में एक अलग टाइप का फोर्स लगता है, दैट इज न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है। तो अभी इन दोनों के बीच में एक न्यूक्लियर फोर्स लग रहा होगा और किसी भी फोर्स रिलेटेड, किसी भी कंजर्वेटिव फोर्स रिलेटेड पोटेंशियल एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी। इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग आपको याद होगा, ऐसा आपने पढ़ा है मैकेनिक्स में, F रिप्रेजेंट्स फोर्स एंड U रिप्रेजेंट्स पोटेंशियल एनर्जी। तो इनके बीच में जो न्यूक्लियर फोर्स लग रहा है उससे रिलेटेड जो पोटेंशियल एनर्जी होगी उसका ग्राफ है ये। देखें आप, एक्स एक्सिस पे R प्लॉट किया जा रहा है, दिस डिस्टेंस, और Y एक्सिस पे पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो देखें यहां पे ये पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज कर रही है और फिर इस पॉइंट के बाद बढ़ रही है। तो जब ये पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज कर रही है तो इसका मतलब ये है कि इन दोनों न्यूक्लियॉन्स के बीच में जो फोर्स है वो रिपल्सिव है। और इस रीजन में जब पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है तो इसका मतलब है कि इन दोनों के बीच में जो फोर्स है वो अट्रैक्टिव है। तो न्यूक्लियर फोर्स के बारे में सबसे पहली बात हम ये लिख सकते हैं कि R इज लेस देन R0 तो न्यूक्लियर फोर्स जो है वो रिपल्सिव है, रिपल्सिव होता है। बट इफ R इज ग्रेटर देन R0 देन द न्यूक्लियर फोर्स बिकम्स अट्रैक्टिव। सही है। देखिए दूसरा पॉइंट देखें, इस इक्वेशन को अगर आप देखेंगे तो इससे आपको यह पता चलेगा कि दिस क्वांटिटी कैन बी रिटन एज स्लोप ऑफ दिस ग्राफ। तो इसको लिख सकते हैं माइनस ऑफ स्लोप, यानी फोर्स के मैग्नीट्यूड की अगर हम बात कर रहे हैं तो दैट विल बी गिवन बाय स्लोप ऑफ दिस ग्राफ, ठीक है। तो इस अट्रैक्टिव रीजन को आप देखें, उसमें ये वाला जो पार्ट है इसमें स्लोप ज्यादा है, मतलब अट्रैक्टिव फोर्स जो है वो भी ज्यादा होगा। इस वाले पार्ट में आप देखें स्लोप जो है इस ग्राफ का वो ऑलमोस्ट जीरो टाइप हो गया है, मतलब अट्रैक्टिव फोर्स भी ऑलमोस्ट जीरो हो गया। सही है। तो इसका मतलब है कि ये जो न्यूक्लियर फोर्स है हम बोल सकते हैं वो सिर्फ इतने डिस्टेंस के लिए ही लग रहा है। इस डिस्टेंस के बाद तो स्लोप ऑलमोस्ट जीरो हो गया है, तो फोर्स भी ऑलमोस्ट जीरो हो गया। तो इसको हम ऐसे बोलते हैं कि न्यूक्लियर फोर्स इज शॉर्ट रेंज्ड। शॉर्ट रेंज बोलने का मतलब है कि थोड़ी सी दूरी तक के लिए ही ये फोर्स लगता है, मतलब इन न्यूक्लियॉन्स के बीच में अगर दूरी कम होगी तभी ये न्यूक्लियर फोर्स लगेगा। अगर ये दूरी ज्यादा हो गई तो न्यूक्लियर फोर्स नहीं लगेगा, जैसा कि हम यहां पे देख सकते हैं। नाउ द थर्ड पॉइंट इज कि ये जो न्यूक्लियर फोर्स होता है वो न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन को डिस्टिंग्विश नहीं करता है, डज नॉट डिस्टिंग्विश न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। देखिए क्या मतलब है इसका? उसका मतलब एक तो यह कि जो बातें अभी तक हमने की और जो ग्राफ हमने देखा वो न्यूट्रॉन्स के लिए भी एप्लीकेबल है और प्रोटॉन्स के लिए भी। थोड़ा मैं डिस्क्राइब करता हूं। जैसे कि आप सपोज करें हमारे पास दो न्यूट्रॉन्स हैं, ठीक है, और उनके बीच में कुछ डिस्टेंस है r, तो इनके बीच में कुछ फोर्स लग रहा होगा। मान लीजिए इनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है, ठीक है। अब अगर हम सिचुएशन को चेंज करें और हमारे पास दो प्रोटॉन्स हों सेम डिस्टेंस पे, तो उन पे भी उतना ही अट्रैक्शन फोर्स लगेगा जितना इस न्यूट्रॉन पे लग रहा था। तो वही मैं बोल रहा था
कि न्यूक्लियर फोर्स ये नहीं देखता है कि न्यूट्रॉन है या प्रोटॉन है, दोनों को सेम तरीके से ट्रीट करता है। इस पे जितना अट्रैक्शन फोर्स लग रहा होगा उतना ही अट्रैक्शन फोर्स यहां लग रहा होगा। इनफैक्ट अगर मेरे पास एक प्रोटॉन हो और एक न्यूट्रॉन हो उतने ही दूरी पे, तो उन पे भी अट्रैक्शन फोर्स सेम ही लगेगा। तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को न्यूक्लियर फोर्स सेम तरीके से ट्रीट करता है। तो अब क्या होता है कि हमने बात की थी कि ये प्रोटॉन्स एक दूसरे को रिपेल कर रहे होंगे ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, लेकिन ये न्यूक्लियर फोर्स भी लग रहा होता है इन प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के बीच में, और उनके बीच में डिस्टेंस ऐसी होती है कि न्यूक्लियर फोर्स अट्रैक्टिव होता है, अट्रैक्टिव। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन के कारण ये प्रोटॉन्स दूर जाना चाहते हैं, लेकिन न्यूक्लियर फोर्स के कारण सभी न्यूक्लियॉन्स के बीच में अट्रैक्शन लग रहा होता है, अट्रैक्शन। और ये जो अट्रैक्शन होता है वो इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के रिपल्शन से बहुत ज्यादा होता है, जिसके कारण सारे न्यूक्लियॉन्स नेट अट्रैक्शन फील करते हैं एंड दे रिमेन बाउंड। बाइंडिंग एनर्जी, तो जैसा हमने देखा है कि एक न्यूक्लियस में सारे न्यूक्लियॉन्स बाउंड होते हैं, एक दूसरे से अट्रैक्टेड होते हैं। तो आप सोचो अगर मुझे न्यूक्लियॉन्स को अलग अलग करना होगा, सारे न्यूक्लियॉन्स को अलग करना है मुझे, तो मुझे खींच के इनको अलग करना पड़ेगा, तो मुझे बहुत एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। तो वो जो एनर्जी मुझे सप्लाई करनी पड़ेगी इनको अलग करने के लिए, उसी को बाइंडिंग एनर्जी बोलते हैं। तो बाइंडिंग एनर्जी को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि बाइंडिंग एनर्जी इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू मूव ऑल द कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ द न्यूक्लियस फार अपार्ट। सबको अलग करने में जितनी एनर्जी में देनी पड़ेगी उसी को हम बाइंडिंग एनर्जी बोलते हैं। यहां पे एक और टर्म डिफाइन करते हैं, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन। हालांकि यही टर्म ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। दिस इज डिफाइंड एज बाइंडिंग एनर्जी डिवाइड बाय मास नंबर। मतलब मास नंबर जो है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को डिनोट करता है। तो टोटल बाइंडिंग एनर्जी को जितने न्यूक्लियॉन्स यहां पे है उससे डिवाइड कर देते हैं, तो बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन। तो देखिए बाइंडिंग एनर्जी का सिग्निफिकेंस है कि सारे न्यूक्लियॉन्स को अलग अलग करने में, सबको अलग अलग करने में कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन का क्या सिग्निफिकेंस है? अगर मैं सिर्फ एक न्यूक्लियॉन को पकड़ लूं, इसको बाहर निकालूं, सिर्फ एक को बाहर निकालूं, तो इस एक को बाहर निकालने में जितनी एनर्जी देनी पड़ेगी दैट इज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन। ये ग्राफ देखें आप, ये किस चीज का ग्राफ है? एक्स एक्सिस पे मास नंबर प्लॉट किया गया, मास नंबर, और वाई एक्सिस पे बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन। मतलब इधर जब हम जा रहे हैं तो ए बढ़ रहा है, आप देखिए पहले 50 है फिर 200 है। इसका मतलब है कि यहां पे न्यूक्लियस हमारे पास छोटा था, फिर बड़ा हो गया, फिर और बड़ा, फिर और बड़ा, फिर और बड़ा, ऐसे। तो इधर जाने का मतलब ए बढ़ रहा है, मतलब न्यूक्लियस का साइज बढ़ा रहे हैं हम। तो जब न्यूक्लियस का साइज चेंज कर रहे हैं तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन भी चेंज हो रही है एज पर दिस ग्राफ। आप देखें जैसे यहां पे बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन जो है वो कम है और यहां पे ज्यादा है। इसका क्या मतलब है? तो यहां पे बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन कम है, इसका मतलब एक न्यूक्लियॉन को निकालना बहुत आसान होगा। यहां पे बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन ज्यादा है, ज्यादा, इसका मतलब यहां पे अगर हम एक न्यूक्लियॉन को निकालेंगे तो वो बहुत डिफिकल्ट होगा क्योंकि उसकी बाइंडिंग एनर्जी बहुत ज्यादा है, ऐसा कुछ मतलब है। अब आप देखें कि इसमें एक जनरल इंक्रीजिंग ट्रेंड है शुरू में, हालांकि बीच में कुछ स्पाइक्स आ रहे हैं बट ओवरऑल एक इंक्रीजिंग ट्रेंड है। उसके बाद आप देखिए थोड़ा फ्लैटिश टाइप का कर्व आता है, कुछ देर तक तो बहुत ही फ्लैटिश है, फिर थोड़ा यह डिक्रीज होने लगता है, लेकिन डिक्रीज भी बहुत जल्दी नहीं होता है। तो ऐसा एक ट्रेंड है इसका। खास करके ये जो रेंज आप देखें 30 से लेके 170 वाली, इसमें बाइंडिंग एनर्जी में बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं है, दिस इज ऑलमोस्ट फ्लैटिश। हालांकि इसके बाद भी धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है। तो ऐसा नेचर क्यों आता है वो हम थोड़ा ब्रीफली देख सकते हैं यहां पे। जैसे देखें, सबसे पहले हम देखते हैं कि यहां पे जो बाइंडिंग एनर्जी इंक्रीज हो रही है इन जनरल, उसका क्या रीजन है। तो जैसे देखो, सपोज करो मेरे पास एक छोटा न्यूक्लियस है तो उसमें 2 न्यूक्लियॉन है, बड़ा है तो उसमें थोड़ा बड़ा है तो 3, फिर और बड़ा किया तो मैंने 4, ऐसे हम न्यूक्लियस का साइज बढ़ाते जा रहे हैं। देखो ये न्यूक्लियॉन को अगर आप निकालना चाहोगे तो वो ईजी होगा क्योंकि सिर्फ एक ही न्यूक्लियॉन उसको अट्रैक्ट कर रहा है।
ये न्यूक्लियन आप निकालना चाहोगे तो थोड़ा ज्यादा डिफिकल्ट होगा, क्योंकि दो न्यूक्लियन इसको अट्रैक्ट कर रहे होंगे। ये न्यूक्लियन आप निकालना चाहोगे तो और डिफिकल्ट होगा, क्योंकि तीन इसको अट्रैक्ट कर रहे होंगे। तब देखो जैसे जैसे साइज बढ़ रहा है, जैसे ए बढ़ रहा है, न्यूक्लियन को निकालना डिफिकल्ट हो रहा है। डिफिकल्ट हो रहा है मतलब बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बढ़ेगी, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बढ़ेगी। तो वही हो रहा है ऑन जनरल। अब हम देखेंगे कि यहां पे जो फ्लैटिश अकर मतलब बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन चेंज नहीं हो रही है, उसका क्या कारण है। तो उसमें कुछ ऐसा हो रहा है कि सपोज करो आपके पास एक बड़ा न्यूक्लियस है, ठीक है। अब आपने उससे भी एक बड़ा न्यूक्लियस लिया और बड़ा, तो इसमें न्यूक्लियंस जो होंगे वो ज्यादा होंगे, मतलब ए ज्यादा होगा, ज्यादा न्यूक्लियंस होंगे। अब देखो क्या होगा कि अगर मैं किसी एक न्यूक्लियन की बात करूं से यहां पे इस न्यूक्लियन की, तो हमने ये बात की कि बाकी के जो न्यूक्लियंस होंगे वो इसको अट्रैक्ट कर रहे होंगे, जिस कारण ये बाउंड होगा। बट आप याद करें कि जो न्यूक्लियर फोर्स होता है वो शॉर्ट रेंज होता है। शॉर्ट रेंज होने का क्या मतलब है कि एक न्यूक्लियन आप यहां ले लो और एक न्यूक्लियन यहां ले लो, तो हो सकता है ये इतने दूर हो कि इनके बीच में तो न्यूक्लियर फोर्स लगेगा ही नहीं। तो न्यूक्लियर फोर्स सिर्फ पास वाले न्यूक्लियंस के बीच में लगता है। तो एक बड़े न्यूक्लियस में क्या होगा, अगर आपने ये न्यूक्लियन लिया तो इसको सिर्फ अपने पास से कुछ न्यूक्लियंस का ही अट्रैक्शन फील होगा। तो इनके होने से इस पे अट्रैक्शन में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि ये दूर है तो इसको अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हैं, सिर्फ इतने न्यूक्लियंस ही इसको अट्रैक्ट कर पा रहे हैं। तो अगर आपने ज्यादा बड़ा न्यूक्लियस भी ले लिया तो उसमें भी अगर मैं वही न्यूक्लियन कंसीडर करूं तो इसको तो बस पास से कुछ न्यूक्लियंस का ही अट्रैक्शन फील होगा, बाकी इसके लिए बेकार है। तो आप देखिए इन दोनों सिचुएशन में इस न्यूक्लियन को ऑलमोस्ट सेम अट्रैक्शन ही फील होगा। हालांकि इसमें ज्यादा न्यूक्लियंस हैं लेकिन वो इस पर अट्रैक्शन फोर्स लगा नहीं रहे, बिकॉज न्यूक्लियर फोर्स इज शॉर्ट रेंज। सही है ना। तो इसलिए क्योंकि दोनों पे अट्रैक्शन फोर्स ऑलमोस्ट सेम है, इसलिए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन भी ऑलमोस्ट क्या हो जाती है, कांस्टेंट। तो ये जो फिनोमेना होता है इसको जनरली सैचुरेशन ऑफ न्यूक्लियर फोर्स बोलते हैं, न्यूक्लियर फोर्स। क्योंकि इसमें क्या हो रहा था, पहले आप न्यूक्लियस की साइज जब बढ़ा रहे थे तो एक न्यूक्लियन पे अट्रैक्शन फोर्स बढ़ रहा था, लेकिन बाद में जाके क्या होता है कि साइज बढ़ाने पे किसी एक न्यूक्लियन पे अट्रैक्शन फोर्स सैचुरेट हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। तो इस फिनोमेना को हम बोलते हैं सैचुरेशन ऑफ न्यूक्लियर फोर्स। ओके, अब हम देखेंगे कि जब हम इधर जाते हैं तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन थोड़ी थोड़ी सी कम होती है। वो क्यों होते हैं, वो क्यों होता है वो हम देखेंगे। सो उसका रीजन आप देखें आसान सा है। जैसे मैंने आपको बताया कि इन दोनों केसेस में जो न्यूक्लियन है उस पर सेम अट्रैक्शन लग रहा है, सेम अट्रैक्शन, ठीक है। क्योंकि ये जो न्यूक्लियंस हैं वो तो इस पे न्यूक्लियर फोर्स लगा ही नहीं पा रहे हैं, ये जो न्यूक्लियंस हैं ये ज्यादा है लेकिन इस पे न्यूक्लियर फोर्स नहीं लगा पा रहे। लेकिन अब क्या होगा, आप जरा देखें कि इन न्यूक्लियस में कुछ प्रोटॉन्स भी होंगे, तो इधर कम प्रोटॉन्स होंगे और इधर ऑब्वियसली ज्यादा प्रोटॉन्स होंगे। और ये न्यूक्लियन अगर हमारा प्रोटॉन हुआ तो ये प्रोटॉन क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा, और ये प्रोटॉन्स इसको ज्यादा रिपेल करेंगे क्योंकि ज्यादा है वो नंबर में, ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक, वो लॉन्ग रेंज होता है, एक्चुअली लॉन्ग रेंज, ठीक है। तो भले ये प्रोटॉन बहुत दूर है तब भी इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन लगा पाएगा। हाँ, न्यूक्लियर फोर्स का अट्रैक्शन नहीं लगा पाएगा बिकॉज न्यूक्लियर फोर्स इज शॉर्ट रेंज, ठीक है। सो आप देख सकते हो इस बड़े न्यूक्लियस में क्या हुआ है कि प्रोटॉन का रिपल्शन ज्यादा है, जिसके कारण इसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कम हो जाएगी और इसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज्यादा हो जाएगी। इसलिए ग्राफ में जब इधर आ रहे हैं तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कम हो रही है, मतलब साइज बड़ा हो रहा है। अब देखें साइज बड़ा हो रहा है और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन थोड़ी कम हो रही है, कम हो रही है। मास डिफेक्ट,
तो सपोज करो ये 4 न्यूक्लियॉन्स है मेरे पास, प्रोटॉन न्यूट्रॉन कुछ भी हो सकते हैं, ठीक है। अब ये सब बहुत दूर दूर हैं, एक चाइना में, एक पाकिस्तान में, एक अमेरिका में, एक स्पेन में। चारों को ला के हम इंडिया में एक न्यूक्लियस बना देते हैं उनसे, ठीक है। इन चारों का कंबाइंड मास, टोटल मास m1 है। फिर इस न्यूक्लियस को मेजर किया गया तो उसका मास m2 आया। तो आपको क्या लगता है m1 m2 में से कौन बड़ा होगा या कौन छोटा होगा या बराबर होंगे, क्या लगता है आपको? नॉर्मली कॉमन सेंस तो ये बोलेगा कि यार दोनों बराबर होने चाहिए, क्योंकि पहले ये अलग थे तो क्या हुआ, मास तो सेम ही रहना चाहिए, चाहे वो अलग हो या फिर साथ हो। बट एक्सपेरिमेंटली ऐसा पाया जाता है कि इनका मास सेम नहीं होता है, ऐसा कुछ रिलेशन होता है, m1 इज ग्रेटर। तो जब साइंटिस्ट लोगों ने ऐसा देखा तो परेशान हो गए कि यार ऐसा कैसे हो रहा है, मतलब मास चेंज कैसे हो गया, मतलब साथ में लाइन को तो मास कम कैसे हो गया। तो फिर आइंस्टीन ने इसका सॉल्यूशन दिया। आइंस्टीन ने अपनी पॉपुलर इक्वेशन दी, E इक्वल्स टू डेल्टा m c स्क्वायर। कई बार यहां पे डेल्टा नहीं भी लिखते हैं बट मीनिंग सेम ही है। तो आइंस्टीन ने बोला कि देखो क्या हो रहा है कि ये जो मास कम हो रहा है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, मास इज गेटिंग कन्वर्टेड टू एनर्जी। कहने का मतलब है यहां पे कि यहां पे एनर्जी बन रही है कितनी, m1 माइनस m2 c स्क्वायर, इतनी एनर्जी बन रही होगी। तो ये एक नई थियरी थी आइंस्टीन की कि मास और एनर्जी को आपस में कन्वर्ट किया जा सकता है, मास से एनर्जी बनाया जा सकता है, एनर्जी से मास। जैसे यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे क्या हो रहा है कि मास कम हो रहा है, कम हो रहा है, तो मास कहां गया, कहां गया, वो एनर्जी में कन्वर्ट हो गया है, मास एनर्जी में कन्वर्ट हो गया है। वैसे अगर मुझे इस रास्ते जाना होगा, मतलब इससे ये बनाना होगा, तो मुझे एनर्जी देनी पड़ेगी, तो मुझे एनर्जी देनी पड़ेगी, और वो एनर्जी जो है वो मास बनाएगी अब, जिसके कारण टोटल मास ज्यादा होगा। तो दिस वाज द न्यू थियरी ऑफ आइंस्टीन, जिसमें एनर्जी मास कंजर्वेशन की बात की जाती है। तो यहां पे जो मास में चेंज आ रहा है डेल्टा m, दैट इज m1 माइनस m2, इसी को मास डिफेक्ट बोलते हैं। दिस इज मास डिफेक्ट, नाम से ही क्लियर है इसका मतलब। और ये मास का एनर्जी बनना बहुत रेयर नहीं है, ये होता है और भी जगहों पे। जैसे ये सिचुएशन देखें आप, नॉर्मल सी सिचुएशन है जिसमें 1 kg वाटर को हीट किया जा रहा है और उसको 100 जूल की एनर्जी हमने दी। तो आप देखें आइंस्टीन की थ्योरी क्या बोलती है कि हमने एनर्जी दी, इसको एनर्जी दी, मतलब इस वो एनर्जी जो है वो मास में कन्वर्ट हो जाएगी और इसका मास बढ़ जाएगा। कितना, E इक्वल्स टू डेल्टा m c स्क्वायर। तो एनर्जी जो हमने दी तो 100 है, और डेल्टा m c स्क्वायर विल बी 9 × 10 टू द पावर 16। तो यहां पे मास जो बढ़ेगा एनर्जी देने पे, दैट विल बी 100 डिवाइड बाय 9 × 10 टू पावर 16। तो इतना मास जो है वाटर का बढ़ जाएगा। बट द पॉइंट इज दिस क्वांटिटी इज सो स्मॉल, ये इतनी छोटी क्वांटिटी है कि कभी पता ही नहीं चलेगा। अब देखो नीचे 10 टू पावर 16 है, तो यहां पे वाटर का मास बढ़ेगा लेकिन इतने कम अमाउंट से बढ़ेगा कि कोई मतलब ही नहीं, उसका कभी पता ही नहीं चलेगा। तो नॉर्मल डे टू डे लाइफ में जो हम एक्सपेरिमेंट्स कर रहे होते हैं, जो एनर्जी के एक्सचेंज होते हैं, उनमें भी मास कन्वर्ट होता है, लेकिन वो पता इसलिए नहीं चलता क्योंकि मास का चेंज बहुत कम होता है। बट जब न्यूक्लियस की बात कर रहे होते हैं तब हम अचानक से इस मास की चेंज की बात क्यों करने लगे, क्योंकि न्यूक्लियस का तो खुद मास इतना कम होता है, न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स का खुद मास इतना कम होता है कि उनमें ये छोटा सा चेंज इन मास भी सिग्निफिकेंट हो जाता है। सो दैट्स व्हाई व्हेन वी स्टडी अबाउट न्यूक्लियस, ये जो मास का चेंज होता है थोड़ा सा ही हो रहा हो बट ये बड़ा सिग्निफिकेंट होता है। यहां एक और कॉन्सेप्ट देखें आप, पहले ये सिस्टम बाउंड नहीं था, अब ये सिस्टम बहुत बाउंड हो गया है, बाउंड हो गया है। और बाउंड होने पे इसका मास क्या हो गया है, मास कम हो गया है, कम। तो दिस इज इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ दिस चैप्टर कि इफ अ सिस्टम इज मोर बाउंड, मास इज लेसर। ठीक, अगर सिस्टम ज्यादा बाउंड है तो उसका मास जो है
वो कम होगा, मास कम होगा। समझ रहे हो मेरी बात?